चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है और इसके ज़रिए किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सोबिया हसन, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड लेक्चरर इन इकरा यूनिवर्सिटी। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी आजकल के जो पैंडेमिक दौर जो भी चल रहा है, आजकल कोरोना वायरस भी है, तो इन तमाम जिसे कहते हैं कि सिचुएशंस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इन दिस पेंडेमिक कंडीशन ड्यू टू कोरोना वायरस एवरी फील्ड इज अफेक्टेड, लाइक मेडिसिन, लाइक बिजनेस, एवरी फील्ड इज अफेक्टेड। सो फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो अफेक्टेड। सबसे पहले तो हमें ये हुआ था कि शुरू में हमारे पास पेशेंट का फ्लो जो था वो बहुत कम था। ऑफकोर्स एवरीवन इज फेयर कि हमें कोरोना वायरस किसी तरह से हॉस्पिटल या क्लिनिक से ना लग जाए। सेकेंड ये कि ऑफकोर्स देखिए, फिजियोथेरेपी के जो पेशेंट हैं वो तो नहीं रुक सकते। अगर किसी मरीज़ को नी पेन है या सर्वाइकल पेन है या कोई भी पेन है या आफ्टर सर्जरी उसकी नीड है फिजियोथेरेपी, तो वो तो नहीं रुक सकती। तो फिजियोथेरेपी को कभी भी फिजियोथेरेपी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एवरीवन विश कि उनके पेन को रिलीज किया जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी पूरी एक हमने SOPs बनाए कि हम अपने पेशेंट्स को किस तरह डील करें। जो पेशेंट अगर हमारे साथ ऑनलाइन आ सकते हैं टेली हेल्थ के थ्रू, हमने इस तरह से भी पेशेंट किए। कुछ पेशेंट हमारे पास हमसे फिजिकली मैनुअली हमसे करवाना चाहते थे, उनको भी हमने डील किया। दूसरा ये कि इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन हुई कि आपके पास लोग इतने महीने से घर पे बैठे थे, इवन बच्चे भी, सब हमारे पास किस कंप्लेंट से आए? सर्वाइकल। सब हमारे पास किस कंप्लेंट से आए? बैक पेन के साथ। तो ये चीज़ इस पेंडेमिक कंडीशन में सर्वाइकल पेन एंड बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हो गए या ऑफिस वाले जितने भी लोग हो गए वो घर पे बैठ के काम कर रहे थे लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो इन सब चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके वर्टिब्रेस पे पड़ा, सर्वाइकल भी एज वेल एज लोअर बैक। सो हम लोग की फील्ड में, बल्कि और हमारी फील्ड में इस हवाले से हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट्स को डील करें और उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी डीलिंग कर सकें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्वाइकल की जहाँ तक बात की जाए तो सर्वाइकल के हवाले से हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि एक तो ये कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है और इसके होने की वजूहात क्या हैं? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज़ अ वेरी बिग टर्म कि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, लाइक, या डिजेनरेशन को कहते हैं, या बल्जिंग ऑफ डिस्क को कहते हैं, स्पर ऑफ डिस्क को कहते हैं, किसको कहते हैं? बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है कि आपके मस्कुलर स्पैज़म की वजह से, ठीक है, आपके जो गर्दन पे जो आपके जो वर्टिब्रेज हैं वो जो मस्कुलर स्पैज़म हो जाए, उसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है उस पर इम्पैक्ट पड़े। एक तो ये बात होगी। सेकंड ये कि अगर आप एज फैक्टर के थ्रू आ रहे हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपकी डिस्क की क्या हो गई है? डिजेनरेशन में एज फैक्टर से। लेकिन आजकल जो एक बिग इशू आ रहा है स्पॉन्डिलोसिस का, वो ये आ रहा है कि आपको स्पैज़म की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मस्कुलर स्पैज़म। मैंने अभी जिक्र किया कि मोबाइल यूजेज की वजह से, जी, लैपटॉप की यूजेज की वजह से आपके पास ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। एवरीवन आपको यही शिकायत करेगा कि हमारी गर्दन में दर्द है, और उसको जब हम एक्सरे करवाते हैं या देखते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जो गैप होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गैप जो होता है टू वर्टिब्रेज के दरमियान क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। पहली बात ये, जब जहाँ पे डिक्रीज होता है तो जो अगली वर्टिब्रेज होती हैं उनमें गैप क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सही। तो स्पॉन्डिलोसिस में होता यही है कि आपकी वर्टिब्रेज ज़्यादातर C6, C7 इम्पैक्ट होती है। हम उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा डील कर रहे होते हैं।
कि किस तरह से हमें इसको डील करना है। फिजियोथेरेपी में किस तरह से हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस का पूरा प्लान होता है। जी जी। प्लस ये कि हमें स्पैज़म रिमूव करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड हमारी मशीन होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जिसके थ्रू हम स्पैज़म को रिलीज़ करते हैं। पेन के लिए हम ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन को लगाते हैं, प्लस हम कोल्ड पैक को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारा एक पूरा प्लान होता है जिसके थ्रू हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डील करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली अगर जैसा हम देखते हैं कि एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे कि आपने बताया, तो कौन सा एक ऐसा एज ग्रुप है इन मेल एंड इन फीमेल कि जिसमें ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ फीमेल की, आफ्टर मीनोपॉज फीमेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। हर क्या कहते हैं, बोन की डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होता है कि एज फैक्टर आफ्टर 40 इन फीमेल, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा फीमेल में आफ्टर 40 स्टार्ट हो जाता है। जब 40 के बाद वुमेन अपनी जिस एज में जाती है तो उसकी बोन वैसे ही वीक होती है, तो डीजेनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो सर्वाइकल के हों, चाहे वो नी के हों, कहीं के भी डीजेनरेशन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं आफ्टर 40 इन फीमेल। इन मेल्स में भी हम ये कंप्लेन सुनते हैं, तो मेल्स में जो कंप्लेन होती है वो बेसिकली ज़्यादातर बैक पोस्चर की वजह से आती है, या फिर विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी होता है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। ज़्यादातर जितनी भी बोन डिजीजेस में आपके पास विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर आप उस डेफिशिएंसी के साथ आते हैं तो आपकी बोनी जो कंडीशंस होती हैं या बोनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हुई होती हैं। सही। मेल्स में ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर बैक पोस्चर्स की वजह से, और ज़्यादातर कंप्यूटर का जो वर्क है, आपकी हाइट पे सही से कंप्यूटर नहीं रखा होता। हमारी फील्ड है फिजियोथेरेपी की अर्गोनॉमिक्स, हम उसमें यही चीज़ बताते हैं कि किस तरह से अपनी हाइट पे आपने अपनी चीज़ों को रख के वो डील करना है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के लिए आपकी क्या वो होनी चाहिए स्पेसिफिक, आप कोई और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हम अर्गोनॉमिक्स को हम इसलिए डिज़ाइन, हमारी फील्ड है इसमें हम यही बताते हैं कि बैड पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बॉडी प्रॉब्लम्स। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने सर्वाइकल पेन के मुतालिक बताया, इसको मैनेज करने का तरीका बताया और एज फैक्टर्स के हवाले से भी आपने बताया, तो एक नॉर्मली एक ये भी पेशेंट्स शिकायत करते हैं कि जिस सर्वाइकल पेन की वजह से हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? दिस इज़ वेरी ट्रू कि सर्वाइकल पेन की वजह से हमारे सर में दर्द होता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं नेक के, वो हमारे सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं हेड एंड नेक। ठीक है, हेड एंड नेक आर वेरी इंटर रिलेटेड। तो जब हमारे स्पैज़म नेक में होता है तो वो जो ऊपर से जितने भी हमारे मसल होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं। एक वजह तो ये होती है कि वो स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन कि हमें सर्वाइकल पेन। दूसरी वजह है कि फ्लो, जो आपका ब्लड फ्लो जो आपका रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो इज़ अ वेरी बेसिक, आप इसको वजह कह सकते हैं, जो कि आपके सर के दर्द का बायस बनती है। तीसरी वजह ये कि अगर अपर सर्वाइकल है, मैंने आपसे जिक्र किया था लोअर सर्वाइकल, अगर अपर सर्वाइकल लाइक C4 C5 अगर आपका इसमें इम्पैक्ट कर रहा है, अगर C4 और C5 आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपके सर का दर्द ज़रूर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल हेड से रिलेटेड, जस्ट बीनीथ योर स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से स्टार्ट होती है बिल्कुल वहीं पे ही ये बॉडी भी मौजूद होती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो ट्रू होती है कि जी सर का दर्द, लेकिन फिर फिजियोथेरेपिस्ट को ये देखना होता है कि आइदर द लोअर सर्वाइकल एंड आइदर द अपर सर्वाइकल, वो फिर हम उस पर हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, हम अपने टेस्ट के थ्रू हम एग्जामिन करके हम देखते हैं कि अपर सर्वाइकल है या लोअर सर्वाइकल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक ये भी कंप्लेन सुनने में आती है कि जी हाथों तक आ रहा है दर्द, या समटाइम्स ये भी होता है कि उंगलियां सुन्न हो जाती हैं या जैसे चींटियां चल रही हैं, सनसनाहट सी फील हो रही है। मैंने अभी यही बात आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो ब्लड फ्लो है हमारा, जी, जब वो रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि देखिए हमारा जो फ्लो आता है आएगा हमारे हाथों में भी, टांगों में भी, तो हमारा फ्लो जब रिस्ट्रिक्शन होगी तो हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं वो सुनने लगेंगी। कुछ लोग ये कहते हैं ठंडी हो जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम स्वेलिंग हो रही है हमारी, और हमारे सनसनाहट हमें कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक, तो लाइक इसकी वजह से ये जो कहते हैं पेशेंट कि हमारे हाथ में दर्द आ रहा है, तो ये होता है मोस्टली द वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल पेन इज द आपके पेन हैंड्स में भी जा रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्वाइकल के बाद अगर हम बात करें शैटिका की,
तो हमारे नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि शियाटिका बेसिकली क्या है। शियाटिका जैसे सर्वाइकल है, लाइक इसी तरीके से जिसको हम उर्दू में अल्पनिसा भी बोलते हैं, जी जी, शियाटिका भी बिल्कुल इसी तरह से रिलेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर बैक। आपके लोअर बैक से ये पेन स्टार्ट होता है। शियाटिक नर्व होती है, जी जी, ठीक है। वो जो नर्व होती है उसकी सप्लाई हमारी पूरी टांगों तक जाती है, ठीक है। आपका जितना भी लोअर लिम्ब जिसे कहते हैं, जी जी, इसमें हिप्स भी आ जाएंगे, आपके बटक्स भी आ जाएंगे, प्लस आपकी दोनों लेग्स भी आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ लोअर बैक की बात करें तो वो तो आपकी वर्टिब्रेस आ जाएंगी, लेकिन जब हम शियाटिका की बात करते हैं तो शियाटिका में क्या होता है, शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस होती है। जब शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस होती है तो वो आपके बटक्स को भी इन्वॉल्व करती है, लाइक आपके हिप्स को भी इन्वॉल्व करती है, प्लस वो आपके बैक्स में भी जाती है। ज़्यादातर शियाटिका जो होता है वो यूनिलेटरल होता है, मतलब वन साइडेड होता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शियाटिका है तो वो आपको बायलेटरली आपको पेन कॉज करे। ज़्यादातर ये क्या होता है, यूनिलेटरल होता है। और शियाटिका बेसिकली होता ही है कि वो भी कॉम्प्रेशन किस तरह से होती है नर्व की। अगर आपको स्वेलिंग हो जाए, आपका फॉल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्वेलिंग की वजह से आपकी शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस, आपकी स्वेलिंग भी हो सकती है। आपका एपिड्यूरल, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर लेडीज़ भी इस कंप्लेंट के साथ आती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी कि जी हमें हमारा एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा था, उसके बाद से हमें ये पेन बढ़ गया। तो वो अक्सर ऐसा भी होता है कि एपिड्यूरल इंजेक्शन की वजह से भी शियाटिका कॉज होता है। बहुत सारी वजूहात हैं शियाटिका की, एक वजह नहीं है। हम किसी एक वजह पे बात नहीं कर सकते, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि शियाटिका का जो दर्द है ये ऑन एंड ऑफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाए? देखिए ये होता है, शियाटिका का जो पेन होता है कभी ऐसा भी होता है कि ये खुद भी रिजॉल्व हो जाता है, खुद भी ये चला जाता है। लेकिन देखिए अगर हम इसके इंतज़ार में रहें कि ये खुद ब खुद जाए, अगर तो ये देखिए अगर एक्यूट कंडीशन में और अगर इसको जाना होगा तो ये विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक्स और 3 वीक्स में इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये सबसाइड नहीं होता है, इट मीन्स कि आपकी नर्व की जो कंप्रेशन है वो सिवियरिटी में है, वो क्रॉनिक हो चुकी है। जी जी। अगर कोई भी चीज़ क्रॉनिक पे जाती है तो यू शुड नीड द ट्रीटमेंट। ठीक ठीक। तो खुद ब खुद जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको खुद भी कुछ अपने तौर पे भी कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा कि आप एक्सरसाइजेस का लेने पड़ेंगे उसके आगे। यस, आप अपने एक्सरसाइजेस का प्लान्स रखें, आप उसके अंदर कोल्ड पैक का यूज़ करें। अगर आपको पेन होता है, अक्सर लोग नॉर्मल आप हैं, अगर आपको लोअर बैक है, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आपको शियाटिका है, आप अपने लिए खुद से आप चीज़ों को करेंगे कि जी मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं कोल्ड पैक लगा लूँ, मैं ये मसाज कर लूँ, ये क्रीम कर लूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है। तो अगर ये शियाटिका नहीं होगा तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये शियाटिका है यू शुड नीड द ट्रीटमेंट। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सोबिया हसन से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक टूल जो आप लोग यूज़ करते हैं विच इज़ एंकल स्प्रेन, तो एंकल स्प्रेन क्या है और इसके मुतालिक ये भी बताएं कि जस्ट स्पोर्ट्समैन के लिए ही यूज़ होता है या नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी हो सकता है? देखिए, एंकल स्प्रेन जो है आपके लेग और फुट के दरमियान जो बेसिकली एंकल जॉइंट जो होता है आपका, तो जो लिगामेंट्स और जो मसल उसको एंकल फुट को और लेग्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंकल। एंकल स्प्रेन क्या होता है कि ये लिगामेंट, ये मसल्स जब टॉर्न हो जाए पार्शियली या कंप्लीटली, तो यू शुड कंप्लेन द पेन ऑन योर एंकल। आपको एंकल में पेन होता है। अच्छा, आपने मुझे ये कहा कि क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी है? नो, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स इंजरी, दिस इज अ यूजुअल इंजरी। लाइक अगर कोई फीमेल है, उसने हील पहनी हुई है, उसका पाँव उड़ गया तो आपको एंकल स्प्रेन हो सकता है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गिर गया गलत तरीके से, आपका पाँव उड़ गया, वो भी एंकल स्प्रेन है। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एंकल स्प्रेन कि वो किस ग्रेड में। देयर आर 3 ग्रेड्स इन द एंकल स्प्रेन, एक होता है ग्रेड 1, एक ग्रेड 2, एक ग्रेड 3। जी जी। तो बेसिकली एंकल स्प्रेन क्या है? पेन इन एन एंकल जॉइंट। आपका जो एंकल जॉइंट है उसमें जो पेन है दैट इज कॉल्ड द एंकल स्प्रेन। और ये कभी पूरे लिगामेंट अगर टूट गए तो ही पेन आपको होता है, और अगर नहीं पार्शियली होगा तो भी इसके इलाज हमारे पास मौजूद है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ अगर हम फिजियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट देखें तो आइदर इट्स पॉसिबल? यस, देखिए बेसिकली अगर आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक आपको ज़रूरी ये सजेस्ट करता है कि देखें एंकल स्प्रेन भी रिवर्सिबल है। अच्छा, एंकल स्प्रेन भी रिवर्सिबल है। अगर आप ग्रेड 1 में है ना, यू डोंट नीड द फिजियोथेरेपी, यू शुड नीड राइस। राइस का मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। आपने अगर आपको एंकल स्प्रेन है, आपको हो गया, फॉर एग्जांपल आपको हो गया, मैं अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद भी नॉलेज तो हुआ कि हमारे एंकल मुड़ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंकल स्प्रेन। आपका ग्रेड 1 में आपने क्या करना है? रेस्ट करना है, आपने मोबिलिटी नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपने कोल्ड पैक यूज़ करना है, आइस। तीसरा, आपको क्या यूज़ करना है? कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब कोई भी स्टॉकिंग आपने पहन ली, लाइक आप लोगों को पता होगा कि जो मिलते हैं मोजे वगैरह, लाइक उसको, ताकि वो मूवमेंट आपको ज्वाइंट ना कर सके। तीसरा ये कि उसको एलिवेट करके रखना है, ऊपर तकिया रख के आपने लेट जाना है, ठीक है, नीचे अपने पाँव के नीचे तकिया रख के। तो पहला जो स्टेप है हमारे पास एंकल स्प्रेन का, वो राइस होता है। हम पेशेंट अगर हमारे पास पहले स्टेप पे ही आ जाता है कि जी हमें ये हो गया है, हम उनको भी यही कहते हैं कि यू शुड डोंट नीड योर कि आप फिजियोथेरेपी करना है, आप ये करें, राइस करें, ठीक है, पहला स्टेप। लेकिन अगर वो ग्रेडिंग के हिसाब से आपके पास ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में होता है तो यू शुड नीड द फिजियोथेरेपी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर इस हवाले से अगर बात करें कि जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि यूज़ की जा रही है एक टेक्निक विच इज़ के टेपिंग, तो काइंडली आप हमारे व्यूवर्स को ये ज़रूर बताएं कि के टेपिंग है क्या और एंकल स्प्रेन में इसका यूज़ कितना इफेक्टिव है? K taping, basically a kinesiotaping. It is also called a kinesiotaping and it is very useful. इसका क्या यूज़ है एंकल स्प्रेन में? देखिए एक्चुअली ज़्यादातर टेपिंग का जो हमारे पास आजकल जो एक फैशन है, लाइक चल पड़ा है टेपिंग, वो ड्यू टू स्पोर्ट्स इंजरी। जो हमारे पास स्पोर्ट्स के, क्योंकि मैं एज ए स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी रह चुकी हूँ और करती भी हूँ मैं स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट, तो बेसिकली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको चाहिए होता है फ़ौरन कि हमने जी काम करना है, हमें आप कुछ ऐसा कर दें कि हम वो काम परफॉर्म कर सकें। के टिपिंग किस तरह से वर्कआउट करता है? बेसिकली के टिपिंग का काम ये होता है कि वो मोबिलिटी को इन्हांस कर देता है, ठीक है, पेन को आपको कम करता है, इन्फ्लेमेशन को वो रिड्यूस करता है। जब जिस जगह पे हुआ है आपको एंकल स्प्रेन या कोई भी कहीं पे भी, के टिपिंग इज नॉट टोटली यूज ओनली फॉर योर एंकल। हम के टिपिंग को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप गोल्फर्स एल्बो के साथ आए हो, आप टेनिस एल्बो के साथ आए हो, तो भी आप के टेपिंग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टेपिंग करता क्या है? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस, पेन को रिड्यूस और मोबिलिटी को इन्हेंस करता है। जब वो मोबिलिटी को इन्हेंस करता है तो जो स्पोर्ट्समैन होता है वो ये कहता है कि हमें आप टेप लगा दें। फिजियोथेरेपिस्ट से बोलता है या जो भी आपका स्पोर्ट्स ट्रेनर होगा उसको कहेगा कि जी मुझे तो ये बॉलिंग करनी है, आप के टेपिंग कर दो, मैं करूँगा। एथलीट्स होता है, कहते हैं मुझे तो भागना है,
आप मुझे कहीं ये टेपिंग कर दें, आप मेरे एंकल में टेपिंग कर दें, या आप मेरे नी जॉइंट में टेपिंग कर दें, आप उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें और दूसरी मूवमेंट को मुझे करने दें। तो टेपिंग का काम ये होता है कि वो दूसरी मोबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। जिस जगह पे आपको हुआ है पेन, इंजरी हुई है, वो उसको उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करके बाकी आपके काम को करवाता है। ठीक है, ये चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली जैसे एक आम टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है नीज़ के लिए भी और बाकी जॉइंट्स के लिए भी, विच इज़ अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस को एक आम फहम शख्स जो है वो कैसे समझ सकता है कि व्हाट इज़ अर्थराइटिस? आर्थराइटिस बेसिकली देखिए हमारी ना, जैसे ये दो बोन्स हैं, कोई भी दो बोन, मैं एग्जांपल एक आप लोग को नी का सबसे इजी होता है लोगों को समझना, घुटने का दर्द। ठीक है, घुटने में अक्सर लोग, बल्कि अक्सर फीमेल कहती हैं आफ्टर 40 के जी हमसे चला नहीं जा रहा, हमसे बैठा नहीं जा रहा। होता क्या है कि उनको आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस क्या है कि जब दो बोन के दरमियान आपका जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बोन अभी ये यूं है, जब ये यूं होती है तो ये जॉइंट आपका मूवेबल होता है, आराम से आप मूव कर रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी, नो पेन। लेकिन जब ये फ्लूइड कम होता है तो ये जो बोन्स होती हैं ये आके एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, एक बोन जब दूसरी बोन से टकराती है तो वो पेन को क्या करती है, एलिवेट करती है। पेन यहाँ से प्रोड्यूस होता है। एक वजह तो ये होती है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस समझाने कि आपका फ्लूइड कम हो गया, आपकी कार्टिलेज जो होती है घिस गई है। सही, ठीक है, जो कार्टिलेजिनियस बोन है वो आपकी घिस गई है, फ्लूइड कम हो गया है, तो बोन्स एक दूसरे से जब टकराने लगते हैं तो वो आपको पेन होता है। इसकी वजह क्या होती है, योर वेट। वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। उसकी क्या, नी में क्यों? क्योंकि देखिए आपका टोटल बॉडी का जो वेट होता है वो नी पे आता है। जब वो नी पे आता है तो अब पहले ही सारा वेट तो इसके ऊपर है और आपका फ्लूइड भी कम हो गया। फ्लूइड कम होता है इसलिए कि जो वेट होता है वो आपका पूरा नी पे आ रहा है और आपने नी को ही सब कुछ करना है, तो अपने वेट को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कॉजेज, जैसे कि मैंने बताया कि बोनी प्रॉब्लम्स में मेन एक और कॉज होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये कॉज के वेट का हो जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट की वजह से ये चीज बढ़ जाती है। सही, और अगर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? फ्रोजन शोल्डर बेसिकली इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि इसका कोई कॉज, एक परमानेंट कॉज नहीं हम कह सकते कि ये इस वजह से हुआ है। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है नॉट नोन कॉज। ठीक है, कोई इसका कॉज नहीं है, कोई इसकी एज नहीं है। मैं ये कहूँ कि जी वैसे तो 35 के बाद ही होता है, 30 वाले को भी होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी जैसे बुढ़ी आंटियों को होगा तो ऐसा नहीं है, मेल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड, लेकिन ये कि कोई इडियोपैथिक कॉज नहीं। सही, ठीक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो मौजूदा दौर में आप क्या देखती हैं कि फिजियोथेरेपी का जो स्कोप है वो किस हद तक है? मौजूदा दौर में, या जो मेरा दौर था, मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया है, मैं अपने दौर से अगर देखूं और अब का दौर देखूं, बहुत डिफरेंस आ गया। ठीक है, हमारे दौर में भी इतना स्कोप था, बहुत स्कोप था, लेकिन अब तो जो स्कोप है फिजियोथेरेपी का इज वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी गुड फील्ड फॉर फीमेल। मैं तो कहती हूँ पहले सिर्फ ये सब कहा जाता था कि मेल्स के लिए नो, फीमेल्स के लिए भी इज अ वेरी गुड फील्ड। उसकी वजह क्या है, क्यों? देखिए हमारे यहाँ जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना, हर कोई ये नहीं चाहता कि, अब मैंने जैसे नी की बात कर रही हूँ, हर पेशेंट ये नहीं चाहेगा कि मेरा ट्रांसप्लांट कर दें आप। जी, ऐसे ही है, TKR हर कोई नहीं चाहेगा, लेकिन पेशेंट ये जरूर चाहेगा कि उसका पेन रिलीफ हो जाए। तो जो पेन रिलीविंग के लिए हम लोगों को कहा यही जाता है, हम क्या हैं, हम पेन रिलीफ करते हैं। हमारा असल फिजियोथेरेपी का जो एक फिनोमिना है पेन रिलीफ। हमारा बेसिक चीज़ क्या है कि आपने पेशेंट को आपने पेशेंट को क्या कहते हैं, इम्प्रेस करना है कि आपने इसका पेन रिलीफ कर दिया विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन। तो दिस इज आवर कहना चाहिए हमारा एक गुड है कि जो हम कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन के थ्रू। एक बात ये, सेकंड बात ये है कि देखिए मेडिकल फील्ड में हर कोई तो नहीं जा सकता ना कि आप हर कोई कहे कि जी हम डॉक्टर बन जाए। सही है, हर ख्वाहिश सबकी होती है। ठीक है, ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन देखिए उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका नहीं हुआ है तो मैं समझती हूँ सेकंड फील्ड इज वेरी गुड फील्ड इज फिजियोथेरेपी। जी जी, इसके बहुत सारे आपके पास फील्ड्स आ गई हैं।
आप ज़रूरी नहीं कि फिजियोथेरेपी है तो आप सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट बन के रहें हॉस्पिटल में, आप टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं, बिल्कुल, आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फिजियोथेरेपी इज़ वेरी गुड फील्ड फॉर एवरीवन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इस प्रोग्राम के अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो आपसे एक बहुत अहम सवाल जो कि आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है कि आपने फ़िज़ियोथेरेपी के शोबे का ही इंतखाब क्यों किया? देखिए, वही वाली बात आपने अभी मुझसे शुरू में कही कि हर कोई चाहता तो ये कि वो डॉक्टर बने, बट ये कि जब मेरा नहीं हुआ एडमिशन तो मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेट रहूँ। अच्छा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, डी फार्मेसी था, फिजियोथेरेपी था एंड मेडिकल MBBS था। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, तुम किसी भी तरीके से तुम मेडिकल फील्ड से इन्वॉल्व होगी, तो ड्यू टू माय फादर मैंने अपनी इस फील्ड को ज्वाइन रखा और मेरा अपना इंटरेस्ट भी था और इवन मेरे बच्चों का इंटरेस्ट भी है। अच्छा, कि लाइक मेरी तो जो बेटा है वो बेटी है जो साफ ये कहती है मम्मा मैंने तो फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। अच्छा, शी नॉट सेट कि मैंने डॉक्टर बनना है। सही सही। तो ये कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अपनी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। सही। 2006 से लेके आज 2020 मैंने अपनी इस ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरा बहुत स्ट्रगल का एक वो रहा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम MPhil माशाल्लाह, एंड नाउ आई एम गो फॉर द PhD। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं चाहूँगा कि आखिरी पैगाम जो आप हमारे देखने वाले को देना चाहें। मेरा एक आखिरी पैगाम ये है अपने नए आने वाले बच्चों के लिए, जो कि अगर वो मेडिकल में आना चाहते हैं या जो DPT में हैं या जो भी जिस अपने प्रोफेशन में, कभी भी शॉर्टकट को ना अपनाएं कि हम किसी भी शॉर्टकट के थ्रू हम यहाँ पहुँच जाएं। हमेशा स्ट्रगल करें, क्योंकि जो चीज़ स्ट्रगल में है वो आपको शॉर्टकट से कभी नहीं मिल सकती। और ये अपनी ज़िंदगी का आप एक अमल बना लेंगे तो अल्लाह भी आपके साथ रहेगा। और मैंने ये अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने कभी किसी की सोच के थ्रू कोई काम नहीं किया। जो भी कुछ किया मैंने अपने ऊपर, अपनी मेहनत, अपने स्किल्स पे किया। तो मेरा पैगाम भी लोगों को यही होता है कि नॉट गो फॉर द शॉर्टकट, हमेशा स्ट्रगल करें और खूब से खूब तक की तलाश स्ट्रगल से ही होती है। ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सोबिया हसन, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड लेक्चरर इन इकरा यूनिवर्सिटी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते बस एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।